बे टट्टी में चाशनी मिलाने से वो तिरामिसू केक नहीं बन जाता। यार ऑनेस्टली तुम खुद मुझे बताओ कि आदिपुरुष के वीएफएक्स में और शी-हल्क के वीएफएक्स में क्या डिफरेंस है? 0 0 अंडा नील पटे सन्नाटा, समझे? ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर शी-हल्क सीरीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा मेजर स्पॉयलर्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज इस सीरीज ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। एंड इसलिए ये वीडियो कोई कमेंट्री या फिर रिव्यू नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी क्लियरली अ रोस्ट ऑफ शी-हल्क। और उसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये सीरीज इतनी ज्यादा पथेटिक क्यों है। तो कल ही शी-हल्क का फाइनल एपिसोड आया और मैंने सोचा कि चलो इसे बिंज वॉच करते हैं, जो कि प्रोबेबली मेरी जिंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस में से एक है। इस सीरीज को मैंने इसके तीसरे एपिसोड पर ही छोड़ दिया था और तब तक मुझे उतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी। इसके ज्यादातर जोक्स मेरे ऊपर उतने अच्छे से लैंड तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा बहुत एंजॉय कर पा रहा था। पर तीसरा एपिसोड आने के बाद में मैंने सोचा कि इसे एक हफ्ते तक रुक कर देखने से अच्छा जब ये इकट्ठी आ जाएगी तभी देख लेंगे। और फिर इसके बाद जैसे रिव्यूज आने शुरू हुए, इन सारे एपिसोड्स के जो रिव्यूज आए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जितना मैंने इसके बारे में सुना था, ये सीरीज भले ही उससे कई ज्यादा वाहियात है, फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे बिंज वॉच करूंगा। इस सारे के सारे 9 के 9 एपिसोड देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सुपर हीरो लीगल ड्रामा कम और लड़कों के ऊपर या फिर इन जनरल मेल जेंडर की तरफ अपनी हेट्रेड निकालने के लिए बनाया गया शो ज्यादा है, जिसकी डिक्शनरी वाली टर्म होती है मिसैंड्रिज्म। और क्योंकि ये सीरीज खुले तौर पर मिसैंड्रिज्म को प्रमोट करती है, मैं भी पूरी बेशर्माई के साथ में वाले जोक्स क्रैक करने वाला हूं। डजंट मैटर कि वो फनी है या अनफनी, क्योंकि ये सीरीज राइटर्स के लिए भी मैटर नहीं करता। इसकी वाहियाती और बेशर्माई से भरी हुई एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो के एंडिंग में। अभी के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सीरीज के शुरू होते बराबर ही हम लोग को शी-हल्क की ओरिजिन दिखा दी जाती है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी बकचोदी, क्योंकि सारी की सारी बकचोदी तो इन लोगों को सीरीज में आगे चलकर ही दिखानी थी ना। शी-हल्क अपने कजिन ब्रदर ब्रूस बैनर के साथ में कार में जा रही होती है, दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन तभी अचानक 25 रुपए प्रति घंटा वाले साइबर कैफे में एडिट किए हुए स्पेसशिप की एंट्री होती है, जिसे देखते बराबर जेनिफर अपना पूरा का पूरा आपा खो बैठती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है धड़ाम से। चलो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत लॉजिकल भी लग रहा था, हालांकि वो स्पेसशिप पूरी तरीके से फेक था, फिर भी इसे हम समझ सकते हैं कि ओके होता होगा ऐसे भी मार्वल के यूनिवर्स। लेकिन जैसे ये सीक्वेंस खत्म होता है, ये सीरीज अपने अंदर से लॉजिक नाम की चीज को तो पूरी तरीके से गायब कर देती है, क्योंकि जैसे ही जेनिफर बाहर निकलती है, उसके हाथ में जो एक कट लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर ब्रूस का जो है ब्लड गिर जाता है, और क्योंकि वो गामा रेडिएटेड ब्लड रहता है, उसके कारण ये मोहतरमा बन जाती है शी-हल्क। वाओ, सो लॉजिकल, सो अनएक्सपेक्टेड। ट्विस्ट हो गया भाई साहब ये तो। I mean सीरियसली, इससे ज्यादा लॉजिकल वे में शी-हल्क की कॉमिक बुक में ओरिजिन दिखा रखी है भाई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। वहां पर एक प्रॉपर सीन होता है जहां पर जेनिफर का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर ब्रूस वहां पर उसे बचाकर लेके जाता है, और इस सिनेरियो में कोई और अवेलेबल नहीं होता है उसे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो ब्रूस को जाकर ब्लड डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि और कोई बंदा वहां पर होता नहीं, जिसके चलते वो शी-हल्क बनती है। ये नहीं कि कट लग गया और कहीं से भी ब्लड, भाई ऐसे थोड़ी ना होता है यार। लेकिन चलो फिर भी मार्वल के लिए हमारे दिल में जो पिछले 10 साल की इज्जत है, जो इतना बढ़िया उन्होंने कंटेंट पहले प्रोड्यूस कर रखा है, उसके चलते हम इस बकवास चीज को भी माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेनिफर एक बार में जाती है, वहां पर आउटब्रेक करती है और लॉन्डो को डरा के भगा देती है, जहां पर वापस से उसे लॉन्डे छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर बार की तरह, किसी भी फेमिनिस्ट सीरीज में देख लो। पर फिर उसका भाई ब्रूस उसे उठाकर लेके जाता है और फिर हमें बताया जाता है जेनिफर इज अ परफेक्ट हल्क, यानी कि उसके पास में कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ब्रूस को पिछले पूरे के पूरे 3 फेजेस में फेस करनी पड़ी है। वैसे कोई प्रॉब्लम्स इसके साथ में नहीं, अगेन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, पर सह लेंगे थोड़ा सा। इन मोहतरमा को शी-हल्क बनने का कोई शौक नहीं होता है और ये कहती है कि नहीं भाई, मैं तो लॉयर बन के ही रहना चाहती हूँ। अब इस सीरीज में क्या है, जेनिफर को एक लॉयर दिखाया गया। अब तुम ही मुझे बताओ कि अभी तक तुमने जितने भी लॉयर्स मूवीज और शोज में देखे हैं वो किस तरह के। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई जॉली एलएलबी का कई लोग नाम लेंगे, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा, या फिर सॉल गुडमैन, मैट मर्डॉक, इस तरह के कैरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। I'm a really good lawyer. पब्लिक मैस्टरबेशन, You know, जो कि बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स जिनके साथ में तुम किसी भी तरह की लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंसना पसंद नहीं करोगे। लेकिन जेन ऐसी नहीं है। जेन एक एक्सट्रीमली डम्ब औरत है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो औरत है इसलिए डम्ब है, But guys, let's be honest here, I am a misogynist. हो गड्डी च गंडा से मुंह ते गाल हुंदी आ हजार
बट एज ए कैरेक्टर भाई वो बहुत ही ज्यादा डम लगती है। इनफैक्ट इस सीरीज के अंदर हम लोग को जितने भी लॉयर्स देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी डम है अगर हम लोग डेयरडेविल को छोड़ दे तो। और इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि इस सीरीज का लीगल ड्रामा लिटरली हर तरीके से किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो बहुत ही ज्यादा डम है। जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी नए केसेस हम लोग को इसके हर एक एपिसोड में देखने को मिलते हैं उनमें से एक भी लॉजिकल नहीं है अगर मैं 8वें एपिसोड को छोड़ दूं, क्योंकि वहां पर हम लोगों को डेयरडेविल देखने को मिलता है। हालांकि उस केस का भी ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है, पर फिर भी उसे मैं कंसिडर तो कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये थोड़ा एक कोर्ट रूम ड्रामा था। वरना भाई जिस तरह का बिहेवियर यहाँ पर हम लोग को बाकी लॉयर्स का देखने को मिलता है बाकी सारे एपिसोड्स के अंदर में, भाई जज ये सब बकचोदी नहीं सुन के लेते हैं। वो लोग ऐसा आप करने ही नहीं देंगे तुमको कोर्ट रूम, सीधे भगा देंगे वहीं के वहीं। इंटरेस्टिंगली ऐसा बकवास कोर्ट रूम ड्रामा हम लोगों को कुछ साल पहले एक मूवी आई थी दामिनी करके, जिसके अंदर में भाई सनी देओल लंबे लंबे मोनोलॉग दे रहा है और वहां पर जज के सामने बहुत ही ज्यादा ऐसे अग्रेसिवली रिएक्ट कर। और ये पिक्चर बॉलीवुड ने 1993 में बनाई थी और मार्वल ये सब 2022 में तुम्हें परोस रहा है। एक जो प्रशासन का भौकाल होता है, ये वर्ड भी मैंने पीजे की वीडियो में ही सुना था, उसने ये वर्ड यूज किया था तो वो काफी सही वर्ड था। और मेरे ख्याल से इस सीरीज में सच में जो लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत रहती है या फिर जो एक सीरियसनेस रहती है कोर्ट रूम के अंदर में, उसे ये सीरीज बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई। देखो ये नहीं कह रहा हूं कि उसके ऊपर एक अच्छी कॉमेडी नहीं बन सकती, अगर तुम चाहो तो आराम से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेटर कॉल सॉल का ही एग्जांपल ले, अभी रिसेंटली उसका 6th सीजन रिलीज हुआ है। मैंने हालांकि पूरी सीरीज नहीं देखी है, मैंने अभी तक सीजन 1 के कुछ एपिसोड ही देखे हैं, पर उसमें देखो भाई कितनी सीरियसनेस के साथ में उन्होंने हर चीज को हैंडल किया है। येट उसमें जो कॉमेडी है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और हाई लेवल की है। इस सीरीज के इतने ज्यादा डम होने के कारण कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए बनी है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इसे अगर बच्चों को दिखा दिया तो उनका दिमाग तो भाई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर में जिस तरह की बातें की गई है काफी ही ज्यादा अश्लील है और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी छोटे बच्चे को इस चीज को दिखाया जाए, स्पेशली अंडर 13। क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज हम लोगों को शी हल्क हर अगले दूसरे तीसरे एपिसोड में ही किसी ना किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में देखने को मिल जाती है, या फिर तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो कि हाईली प्रॉब्लमैटिक है। इस सीरीज को PG-13 कहा गया है और इसके अंदर में इतनी ज्यादा अब्सर्ड और घटिया चीजें दिखाई गई है। कॉन्स्टेंटली सेक्स जोक्स हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज की गई है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ में नहीं, बहुत ही बचकाने ढंग से यूज की गई। या फिर मैं कह सकता हूं कि उसे बस फालतू में डाल दिया सीरीज में, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इस सीरीज में हम लोगों को कॉन्स्टेंटली मिसएंडरिज्म देखने को मिलता है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था। बार बार हम लोगों को मेल कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा घटिया या फिर बुरी मेंटालिटी का या फिर इन जनरल इविल ही दिखाया गया या फिर उनका मजाक उड़ाया गया। इसने भाई सच बता रहा हूं अच्छा किया कि डेयरडेविल को ये सब करके नहीं प्रेजेंट किया, वरना उसे भी बेकारी दिखाने वाले थे लोग। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेयरडेविल को छोड़ देना तो उसके अलावा एक भी मेल कैरेक्टर हम लोगों को अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये सीरीज तो भाई हल्क का भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटती है। हालांकि बड़े कैरेक्टर्स के साथ में इतना ओपनली अपना फेमिनिज्म नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उन्होंने ऐसे दिखा दिया तो लोग बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे, जो कि कम ऑफेंड नहीं हुए हैं लोग। और ये ना इतनी मतलब बेशर्माई के साथ में जो हेटर्स वाले इन्होंने रेफरेंसेस दिए थे ना, ट्विटर वाले और हेटर्स के रेफरेंसेस, वो बहुत चीप लग रहा था, सच बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये लोग खुद जानते हैं कि इन्होंने बहुत ही घटिया सीरीज बनाई है, लेकिन वो लोग उसे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि जाओ तुम भाड़ में जाओ, हम तो ऐसी ही सीरीज बनाएंगे, जो करना है कर लो। इस मूवी को फॉरेन में और बाकी जगहों पर जहां पर भी तुम देख लो, फॉरेन क्रिटिक्स ने इस सीरीज को पूरी तरीके से ट्रैश बताया है, लेकिन हमारे मैन ऑफ कल्चर वालों के कारण हमारी जो ऑडियंस आज के डेट में मैनिपुलेट हो रही है, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी। देखो इस चीज में ना इन लोगों की कोई गलती नहीं है, टू बी स्पेसिफिक इसमें अगर किसी की गलती है तो ये जनता की ही गलती। जब तक मैन ऑफ कल्चर के ये तीनों के तीनों क्रिएटर्स इसे अच्छा या फिर ठीक ठाक मिड बोल रहे थे, इन्होंने कई बार वो मिड वर्ड को यूज किया गया है। कुल मिला के शी हल्क एपिसोड 1 मेरे लिए ठीक ठाक एक्सपीरियंस। फाइनल एपिसोड आखिरकार खत्म हो चुका है, हाँ कुछ अजीब सा था। मतलब जब तक वो लोग इसको ठीक बोल रहे थे तब तक तो भाई सारी ऑडियंस इसके ऊपर बहुत फैनबॉइंग कर रही थी, सिंपिंग कर रही थी, इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा बता रहे थे कई लोग। लेकिन जैसे ही मैन ऑफ कल्चर ने इसे थोड़ा बहुत बुरा बोलना शुरू किया, ऑडियंस ने भी इसे बेकार बोलना शुरू कर दिया, शुरू हो गया कि यार ये तो बहुत ही बेकार। मैं इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इसमें कमियां ढूंढ रहा था और काफी दिमाग पे जोर डालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ पीछे तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। जबकि रियलिटी ये है कि ये अपने हर एक एपिसोड के साथ में वाहियाती की हर एक सीमा को लांघती जा रही थी, पर सब लोग इसे पहले अच्छा बोल रहे थे और उसके बाद में जैसे मैन ऑफ कल्चर ने इसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू किया, लोग भी इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दी।
तो यहाँ पर गलती ऑडियंस की है, वो लोग अपना टेस्ट अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। देखो जो तुम्हारा क्रिएटर सोच रहा है ना, वॉट एवर जिस भी क्रिएटर को देखते हो उसके चश्मे से दुनिया को और बाकी सीरीज को देखना बंद करो। अपना खुद का पर्सपेक्टिव, अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करना सीखो। कल को BNF TV ने ये बोल दिया 4 More Shots एक बहुत ही मास्टरपीस सीरीज है, जो मुझे नहीं लगता वो कहेगा, लेकिन सपोज कर लो अगर वो कह देता है तो क्या तुम लोग उसे मास्टरपीस कहना शुरू कर दोगे? अगर क्रिएटर कुछ गलत बोल रहा है या फिर अगर तुम उससे डिसएग्री कर रहे हो तो ओपनली आके बोलो ना। अपने ओपिनियन की और अपनी खुद की सद्बुद्धि का ना थोड़ा इज्जत करना शुरू करो। मैं भी मैन ऑफ कल्चर को पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों के ऊपर हिट डाल रहा हूँ, नहीं। प्रॉब्लम मेरी ऑडियंस है कि उनको देखने के बाद में वो जो बोल रहे हैं वही की वही चीज तुम भी बोलने लगते हो, इसमें प्रॉब्लम है। और एट द एंड चलो बात करते हैं शी हल्क की एंडिंग के बारे में। जब मैंने इसका 9th एपिसोड कंप्लीट किया ना, तुमको पता है मेरे दिमाग में क्या आवाज आ रही थी बार बार? That's just lazy writing. लोगों को ये एंडिंग क्रिएटिव लग सकती है, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार अपना। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसके एंडिंग में, लेकिन फिर भी जब शी हल्क वहां पर जाती है और केविन से बात करती है, उसके बाद जब वो अपने वापस अपने वाले रियलिटी में आती है, वहां पर आके तो ये सबसे अब तक की सबसे क्लीशेड एंडिंग दिखाई है इन लोगों ने। एंडिंग में बैठ के डिनर कर रहे हैं। तुमको पता है ये एंडिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? अपने फास्ट एंड फ्यूरियस में। भाई फास्ट एंड फ्यूरियस अब तक की सबसे वाहियात फिल्म फ्रेंचाइज है वो, उसकी एंडिंग होती है भाई ये। ओवरऑल वर्डिक्ट तो तुम लोग सभी समझ चुके हो कि ये अब तक की मार्वल की बनाई हुई सबसे पथेटिक, घटिया और वर्स्ट सीरीज है। इससे ज्यादा बेकार मार्वल ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया, नो डाउट। वो भी क्या दिन थे जब हम लोग थॉर द डार्क वर्ल्ड को मार्वल की सबसे बेकार मूवी कहते थे। आज देखो क्या देखना पड़ रहा है भाई। थॉर द डार्क वर्ल्ड इससे करोड़ों गुना बेटर थी यार। 2021 में हम लोगों ने मार्वल को मीडियोकर होते हुए देखा और 2022 में हम वाहियात होते हुए देख रहे हैं। अब बस उम्मीद है अगर किसी से है तो वो है सीक्रेट इन्वेजन और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। उसके अलावा तो मुझे किसी से भी उम्मीदें नहीं। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ। ये सीरीज अगर तुमने देखी है तो इसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया ये भी मुझे बताना। दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अभी तक अगर मेरे इस चैनल ग्रे आर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मैं एटलीस्ट शी हल्क से तो ज्यादा ही एंटरटेन कर दूंगा मैं यहाँ पर। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन एंड गुड बाय। Women.